हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सिंह कहता हूँ आपका स्वागत आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज़ अमित क्लासेस फॉर इकोनॉमिक्स में। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है वो शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम। जो आपका इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, उसके अंदर शिफ्ट किस वजह से होता है, या फिर इम्पैक्ट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट। जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसमें हम चेंज करेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारे जीडीपी पे, आउटपुट पे या नेशनल इनकम पे, उसको हम थोड़ा सा चेक करेंगे। तो इससे पहले जो हमने किया था एक बार उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। और वो ये कॉन्सेप्ट था कि इक्विलिब्रियम आता कैसे है इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देयर आर टू अप्रोच। फर्स्ट जो अप्रोच हमने की थी वो की थी एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। तो जहाँ पे हमने देखा था जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होगी, वहीं पे जो है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट जो है इकोनॉमी के अंदर होगा। ठीक है जी। दूसरा जो अप्रोच हमने स्टडी किया था वो किया था सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। मतलब अगर इकोनॉमी के अंदर जो लीकेज है सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो एक्सपेंडिचर है, अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हों तो भी यहाँ पे जो भी आउटपुट प्रोड्यूस होगा इकोनॉमी के अंदर वो भी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो आसानी के लिए हम क्या करते हैं, एक बार सेविंग इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा पोस्टपोन करते हैं और लेते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच को। ठीक है जी। तो एक बार देखते हैं बुक में जो डायग्राम मेंशन है उसमें कैसे दिया गया है। तो दिस इज़ द डायग्राम। ठीक है जी। तो अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट देयर आर टू कर्व्स। फर्स्ट जो है ये ग्रीन कर्व है, ठीक है जी, दैट इज़ एग्रीगेट डिमांड कर्व। ठीक है जी। ये जो कर्व है दैट इज़ योर इनकम कर्व और एग्रीगेट सप्लाई कर्व। एक्स एक्सिस पे हमने इनकम को लिया है और वाई एक्सिस जो है वहाँ पे हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को लिया है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इक्वल हो किसके, एग्रीगेट सप्लाई के, तो वो कहाँ पे है, तो वो आया है एट पॉइंट ए, या हम इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। और यहाँ से हमने जो डेराइव किया दैट इज़ आवर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो इकोनॉमी जो है फ़िलहाल गिवन कंडीशन के अंदर जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा इकोनॉमी में वो जो होगा वो होगा ओ से लेके इस जे पॉइंट तक। ठीक है जी। इसको अगर हम नाम चेंज करना चाहें तो y1, मतलब OY1 यहाँ से लेके यहाँ तक जो है जो भी क्वांटिटी है वो इकोनॉमी क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि यही जो आउटपुट लेवल है कंडीशन को पूरा करता है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है जी। तो हमने ये भी चेक किया था कि अगर यहाँ पे ए पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है, अगर ये इक्वल ना हो तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड अगर एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल नहीं है तो वो क्या होगा। तो अगर आप इस रीजन में देखते हैं या ये रीजन, ठीक है जी, इस कर्व के और इस कर्व के बीच का ये रीजन, तो इन दोनों रीजन में आपको पता चलेगा कि जो कंडीशन है वो पूरी नहीं हो रही है। तो क्या है यहाँ पे, तो अगर हम इस रीजन की बात करते हैं तो पता चलेगा कि ये जो गैप है, दिस गैप, ठीक है जी, ये बताता है कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो ग्रेटर देन है एग्रीगेट सप्लाई से। और यहाँ इस रीजन की बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो है लेस देन एग्रीगेट सप्लाई से। ठीक है जी। तो मतलब ये दोनों रीजन इक्विलिब्रियम को शो नहीं करेंगे। तो होगा क्या यहाँ पे, और हमने चेक भी किया था जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं कि जैसे ही जो डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी इकोनॉमी अपने आप को कहाँ लेके आएगी, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लेके आएगी। मतलब यहाँ से जो मूवमेंट स्टार्ट होगी और इकोनॉमी धीरे धीरे अपने आउटपुट को क्या करेगी, कम करेगी, और कहाँ पहुँचेगा, पॉइंट ए पे। और अगर हम यहाँ इस कंडीशन पे हैं तो इकोनॉमी के अंदर जो है आउटपुट का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, और वो कब तक बढ़ता जाएगा, जब तक हम इस ए पॉइंट पे नहीं पहुँच जाते। तो जो जे जो पॉइंट है वो हमारे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट को शो करेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें जो इनकम का जो लेवल चाहिए वो ओ जे नहीं चाहिए, जो ओ और जे जो लेवल है वो नहीं चाहिए, हमें तो इससे ज़्यादा इनकम चाहिए। हम जो इनकम प्रोड्यूस करना चाहते हैं वो चाहते हैं ओके, ये इनकम प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो ये इनकम आएगी कैसे, हम मतलब इस इनकम को यहाँ से यहाँ तक प्रोड्यूस करने के बजाय यहाँ से यहाँ तक अगर प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो वो कैसे प्रोड्यूस कर पाएंगे, उसके लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशन है उसको देखते हैं एक बार। ठीक है जी।
तो ये तो आपको पक्का पता है कि जैसे ही इक्विलिब्रियम होगा वहीं पे इनकम हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो अगर हम ओ के इनकम को प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो जो एग्रीगेट डिमांड है उसको यहाँ इस पॉइंट के ऊपर एग्रीगेट सप्लाई को क्या करना चाहिए, इंटरसेक्ट करना चाहिए, जो कि एडी कर्व नहीं कर सकता। ठीक है जी। तो इसके लिए हमें जो चाहिए वो बिल्कुल कंप्लीट न्यू एग्रीगेट डिमांड कर्व चाहिए, जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया है क्या है, AD1 है। तो जो क्वेश्चन ये आता है कि AD से AD1 पर हम पहुँचेंगे कैसे, कि जो AD कर्व है, AD डिमांड कर्व है, एग्रीगेट डिमांड कर्व, और हम AD1 पे जाना चाहते हैं, तो क्या रीज़न है इस AD से AD1 पे जाने के पीछे, क्या लॉजिक है, कैसे पहुँचेंगे। तो हमें पता है कि जो एग्रीगेट डिमांड है हमारा वो है C+I, अगर हम 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं। ठीक है जी। तो एग्रीगेट डिमांड है इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो हमने देखा था कि जो C कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मींस इन शॉर्ट रन वी आर नॉट एबल टू चेंज द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द सोसाइटी। हम सोसाइटी के कंजम्पशन पैटर्न को चेंज नहीं कर सकते। तो हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल अवेलेबल है, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट, कि हम इन्वेस्टमेंट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। दूसरा हमने चेक किया था कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट अगर हम सप्लाई की बात करें तो एग्रीगेट सप्लाई इज़ द पैसिव डिटर्मिनेंट। तो जो भी आउटपुट में चेंज आएगा वो आएगा ड्यू टू चेंज इन एग्रीगेट डिमांड, और एग्रीगेट डिमांड में जो चेंज आएगा वो आएगा ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। और हमने एक चीज़ और एज्यूम की थी कि जो इन्वेस्टमेंट है वो है हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। अब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की खास बात क्या है, ये इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं है। मींस आपको एक कांस्टेंट वैल्यू जो है वो ऐड करनी है कंजप्शन के अंदर, और वही ऐड रहेगी। तो अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू ऐड करते हैं, जैसे ये पॉइंट है ई हमारा और ये है एफ, तो ई एफ अमाउंट में हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया, जो है चेंज इन आई, इन्वेस्टमेंट हमने चेंज कर दिया। मान लेते हैं यहाँ तक 20 था, ओ से लेके ई तक, और हमने इसमें 10 ऐड कर दिया, तो अब हमारा इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, 30 हो गया। तो थ्रू आउट ये जो गैप है ये 10 ही रहेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमने जो लिया है वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट लिया है, और ये इनकम में चेंज होने से चेंज नहीं होता। मतलब एग्रीगेट डिमांड जो कर्व है वो हमेशा अगर शिफ्ट होगा तो जो इनिशियल एग्रीगेट डिमांड कर्व होगा उसके पैरेलली शिफ्ट होगा। ठीक है जी, ऐसे शिफ्ट नहीं हो सकता। मतलब अगर आप यहाँ पे 45 डिग्री का लाइन बनाया आपने, ये एग्रीगेट डिमांड है, अब एग्रीगेट डिमांड अगर आप चेंज करना चाहते हो तो पैरेलली शिफ्ट होगा, वो ऐसे चेंज नहीं होगा, ऐसे चेंज नहीं होगा, और ये होगा ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। तो इसको हम आगे चलते हैं अब एक बार। तो हमने मान लिया कि हमने क्या किया, जो इनिशियल डिमांड कर्व था AD, जो क्या था C प्लस I था। अब हमने इसमें क्या किया है, इन्वेस्टमेंट में चेंज किया है, और जो इन्वेस्टमेंट का चेंज है वो क्या है, EF के इक्वल है। तो नया जो डिमांड कर्व होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल पैरेलल बनेगा AD1, और वो ये डिमांड कर्व हमने जो है क्या कर दिया है, ड्रॉ कर दिया। तो अब न्यू जो इक्विलिब्रियम जो है वो कहाँ पे आएगा, जो ये न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो B पॉइंट है, और जो इक्विलिब्रियम इनकम जो हम प्रोड्यूस करेंगे वो यहाँ पे है, जो OK है, जो पहले वाले से ज़्यादा है। जो पहले हम इनकम प्रोड्यूस कर पा रहे थे वो OJ कर पा रहे थे, अभी जो इनकम का लेवल है वो क्या है, OK है। तो जो न्यू इनकम है Y1 की बात करें, ठीक है जी, तो वो है OJ माइनस OK, मतलब J के लेवल जो हमने क्या किया, इनकम का ज़्यादा प्रोड्यूस किया, मतलब ये हमने क्या किया है, इनकम में चेंज कर दिया। ठीक है जी। और ये चेंज कैसे आया है, क्योंकि हमने क्या चेंज किया है, इन्वेस्टमेंट में चेंज किया है जी, इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट का चेंज अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे वो ये है, ये गैप है, और इनकम का चेंज का जो गैप है वो ये गैप है। ठीक है जी। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकम में जो चेंज आया है वो ग्रेटर है किससे, चेंज इन इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट में जो चेंज आया है, इनकम में चेंज उससे ज़्यादा आया है। तो ये जो इनकम में जो चेंज ज़्यादा होता है उसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है जी। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट में चेंज करेंगे तो सर्टेनली वो क्या करेगा, इक्विलिब्रियम जो लेवल ऑफ पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है, इनकम है, उसको चेंज करेगा। मतलब चेंज इन आई लीड्स टू चेंज इन वाई,
इनकम में चेंज आएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी न किसी प्रकार का एक्सपेंडिचर है और किसी ने पैसा खर्च किया है, किसी को पैसा पे किया है, तो सीधी सी बात है जिसने रिसीव किया है पैसा वो उसकी इनकम है, मतलब सोसाइटी में इनकम बढ़ेगी, मतलब किसी न किसी व्यक्ति का खर्च जो है किसी न किसी की इनकम जरूर होगी। तो यही सोसाइटी में साइकिल चलता रहता है कि किसी न किसी का एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम बनता रहता है। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट चेंज करेंगे तो इनकम में चेंज जो है नेसेसरली आएगा, कंपलसरी आएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये चेंज जो है वो इक्वल होगा। तो अभी जो डायग्राम ने बताया कि नहीं भाई ये इक्वल नहीं है, तो या तो इनकम में जो चेंज है इन्वेस्टमेंट चेंज से ज़्यादा होगा या कम से कम इक्वल होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इन्वेस्टमेंट में चेंज आपने ज़्यादा किया और इनकम में चेंज जो है वो क्या आया है, कम आया है। तो ऐसी कंडीशन हमारे सामने कभी नहीं आएगी। ठीक है जी। तो या तो मल्टीप्लायर जो है वो 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब जितना इन्वेस्टमेंट में हम चेंज करेंगे उतना इनकम में चेंज आता चला जाएगा, या फिर इन्वेस्टमेंट में जो चेंज किया है इनकम में उससे ज़्यादा चेंज आएगा। चलो जी, तो ये बात जो है हमें डायग्राम से पता लग गया। तो एग्रीगेट डिमांड जो है जब भी शिफ्ट होगी तो इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट होगा तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम शिफ्ट होगी। अब हमें ये देखना है एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट कैसे हुई है, तो ये हुई है चेंज ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब क्वेश्चन ये आता है इन्वेस्टमेंट में जो चेंज आया है वो क्या इनकम के चेंज के इक्वल होगा या लेस होगा या ग्रेटर होगा। तो हमने बताया कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमेशा या तो इनकम चेंज इन इनकम के इक्वल होगा या उससे लेस होगा। इनकम का चेंज हमेशा ज़्यादा रहेगा या इन्वेस्टमेंट के चेंज के इक्वल आएगा। अब आगे देखते हैं इसको हम कैसे करते हैं। ठीक है जी। तो अगर आप स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बताया गया जिसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके क्या कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, या फिर ये आपके बुक का ही पेज है वहाँ से आप जो है इसको क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो बताई है वही यहाँ पे मेंशन है, तो इसको हम थोड़ा बारी बारी देख लेते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। ठीक है जी। चलो, ये भी जो है हमने डिस्कस कर लिया है कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट हैज़ मल्टीप्लायर इफेक्ट, मतलब जब भी आप इन्वेस्टमेंट में चेंज करेंगे तो इनकम में चेंज आएगा ही आएगा। ठीक है जी। चेंज इन आई हमेशा क्या करेगा, चेंज इन वाई को लेके आएगा। अब ये कितना लेके आएगा, कैसे लेके आएगा, उसी को हमें थोड़ा सा देखना है। चलो जी, आगे चलते हैं। ठीक है जी। अब कॉन्सेप्ट आता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो बार बार जैसे हम बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, तो एक्चुअली ये मल्टीप्लायर है क्या, कॉन्सेप्ट क्या है मल्टीप्लायर की। तो आप इसको पढ़ें चाहे ना पढ़ें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को जो ये फोकस जोन है इसको आप बुक से थोड़ा सा ज़रूर देखेंगे। और ये क्या कॉन्सेप्ट है, क्या है मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर को हम जो शो करते हैं वो करते हैं थ्रू के। ठीक है जी। मल्टीप्लायर को हम कैसे नोट करेंगे, के से नोट करेंगे। और ये के कैसे डेराइव किया जाएगा, चेंज इन वाई बाय चेंज इन आई के थ्रू, मतलब के इज इक्वल टू चेंज इन वाई बाय चेंज इन आई। मतलब कि इनकम में जो चेंज आया है वो कितना आया है, किस वजह से आया है, इन्वेस्टमेंट की चेंज की वजह से आया है, उसको हमें क्या करना है, मेजर करना है। तो डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या है, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम, मतलब कितने टाइम बाय विच द इंक्रीज इन आउटपुट और इनकम, मतलब कितने टाइम इनकम जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है जी। किससे बढ़ जाएगी, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट से। उसी को हम क्या बोलते हैं, उस डिग्री को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं मैंने इन्वेस्टमेंट में जो चेंज किया वो क्या किया है, 15 रुपीज़ का किया, और उससे इनकम में जो चेंज है वो 60 रुपीज़ का आ गया। तो अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करता हूँ, इनकम में चेंज 60 आया है, इन्वेस्टमेंट में जो मैंने सिर्फ 15 रुपये का चेंज किया, तो अगर आपने इसको डिवाइड किया तो आंसर आया 4। तो के जो है यहाँ पे आ गया है 4। तो ये 4 क्या शो करता है, ये शो करता है कि अगर 1 रुपया इन्वेस्ट किया जाएगा तो इनकम जो है वो 4 रुपये बढ़ जाएगी, 4 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब अगर मल्टीप्लायर मान लेते हैं वो है 10, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि अगर इन्वेस्टमेंट 1 रुपया किया जाएगा तो इनकम जो है वो 10 रुपये बढ़ जाएगी, मतलब उससे 10 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है जी। ये कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लायर की। तो आपको डेफिनेशन देखना है कि हाउ मैनी टाइम्स इनकम इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। उसका फार्मूला है सिंपल सा, के से नोट करेंगे, चेंज इन वाई बाय चेंज इन आई। चेंज इन आई क्या है, इन्वेस्टमेंट में होने वाला चेंज, और चेंज इन वाई क्या है, इनकम में होने वाला चेंज। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसको डेराइव कर लेंगे। एग्जाम्पल हमने कर लिया। चलो जी,
नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसके अंदर। ठीक है जी, ये एग्जाम्पल है, ठीक है जी, जिसको हमने डिस्कस किया था अभी कि मल्टीप्लायर 4 है, 10 है, 5 है, 1 है, क्या है, उसको आप क्या कर सकते हो, डेराइव कर सकते हो। ठीक है जी, तो अब जो सेकंड कॉन्सेप्ट है जिसको हमें डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है कि मल्टीप्लायर का क्या कोई और फार्मूला है, या मल्टीप्लायर जो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम में चेंज होता है, उसका कोई MPC MPS जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है, उनके साथ कोई रिलेशनशिप बनती है? तो आंसर आता है बिल्कुल जी। जो K जो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसका एक फार्मूला और है, उसको हम कैसे डेराइव कर सकते हैं कि K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। मतलब K जो है वो हो गया है 1/1 माइनस MPC। MPC क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो अगर आपको MPC के बारे में पता है तो यू कैन ईजीली फाइंड आउट द मल्टीप्लायर। अगर मैं कहता हूँ कि MPC मान लेते हैं, MPC जो है वो 0.5 है और आपको ये कहा जाए कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, तो बड़ा इजीली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको K लिखना है, वैल्यू फार्मूले में पुट करना है 1/1 माइनस 0.5 जो आपका MPC है, जो क्या कहता है कि 1 रुपया अगर इनकम चेंज होगी तो आप उसका कितना परसेंट गिवन कंडीशन में 50% आप क्या करोगे, कंजम्पशन में डाल दोगे, या कितना परसेंट कंजम्पशन में डालते हो, वो MPC आपको बताता है, जो क्या है चेंज इन C बाय चेंज इन Y। ठीक है जी, तो जैसे ही मैं इसको आगे सोल्व करूँगा तो क्या जाएगा, कि जो आएगा वो आएगा 1/0.5 और इसको आगे सोल्व करेंगे तो यह आएगा 10/5 और इसको आगे करेंगे तो दैट इज़ 2। मतलब मल्टीप्लायर यहाँ पे क्या है 2। तो अगर MPC 0.5 है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। मतलब 1 रुपया अगर कोई सोसाइटी इन्वेस्टमेंट करती है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ किया जाता है तो इनकम जो है वो 2 रुपये बढ़ जाएगी, दुगनी बढ़ जाएगी। ठीक है जी, कितने टाइम बढ़ती है वही मल्टीप्लायर बताता है। ठीक है जी, तो ये आपको समझ में आ गया कि एक रिलेशनशिप बनता है। तो क्या इसके अलावा किसी और चीज़ में बनता है? बिल्कुल बनता है जी। हमें पता है कि MPC और MPS दो चीज़ें हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। दोनों को अगर ऐड किया जाए तो आंसर जो आता है वो आता है 1। ठीक है जी, तो अगर 1 है तो अगर हमारे पास जो है MPC गिवन है, अगर हम इधर हम MPS लिखें तो MPC को उधर ले जा सकते हैं, 1 माइनस क्या हो जाएगा, MPC हो जाएगा। तो मतलब 1 माइनस MPC, मतलब अगर मुझे MPC पता है 0.8 है तो MPC अगर MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव अगर कैलकुलेट करना है, एस्टिमेट करना है, तो आपको जस्ट क्या करना है, 1 में से उसको माइनस कर देना है, तो आपके पास आंसर आएगा 0.2। दैट इज़ योर MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है जी, तो ये जो कॉन्सेप्ट है K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, तो ये बन सकता है K इज इक्वल टू 1/MPS। ठीक है जी, तो हमें पता लग गया कि मल्टीप्लायर को डेराइव किया जा सकता है तब भी जब आपको सिर्फ या तो MPC के बारे में पता हो या सिर्फ MPS के बारे में पता हो, तो भी आप मल्टीप्लायर को डेराइव कर सकते हो। दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड MPC एंड MPS। ठीक है जी, तो आगे क्या है बुक में थोड़ा सा देखते हैं स्क्रॉल करके। ठीक है जी, इसको हटाते हैं भाई, ये क्या कुछ अजीबोगरीब आ जाता है बीच में। ठीक है, यहाँ पे वही फार्मूला है, MPC को 0.5 मेंशन किया और आपका मल्टीप्लायर 2 आया, फिर MPC की एक न्यू वैल्यू ली 0.8, तो इसको सोल्व किया तो 5 आया। तो यहाँ पे एक चीज़ और समझ में आया, द रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर और MPC के बीच में कैसे रिलेशन है, पॉजिटिव। मतलब जैसे जैसे MPC की वैल्यू बढ़ती जाएगी K की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो मैक्सिमम MPC क्या हो सकता है, मैक्सिमम MPC हो सकता है 1। MPC की जो मैक्सिमम वैल्यू हो वो क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। कि भाई सोसाइटी क्या करे, जो भी इनकम चेंज हुआ सारा का सारा किस में डाल दिया, कंजम्पशन में डाल दिया। तो ऐसी कंडीशन पे मल्टीप्लायर क्या आएगा, चलो देखते हैं। K इज इक्वल टू 1/1 माइनस 1, तो 1/0 मतलब इन्फिनिटी। तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या हो सकती है, इन्फिनिटी। चलो जी, लोवेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है मल्टीप्लायर की, तो MPC की जो लोवेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, वो हो सकती है 0। कि जो भी सोसाइटी ने पैसा कमाया है, अर्न किया है, इनकम में चेंज आया है, वो
एक भी रुपया कंजम्पशन में नहीं डाला, वो किस में डाल दिया, सारा सेविंग में डाल दिया, मीन्स MPC इज़ 0। तो K की वैल्यू क्या होगी, तो हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0, तो 1/1 मतलब 1। तो मल्टीप्लायर जो है वो क्या होगा, मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या होगी, 1 हो सकती है, हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, इन्फिनिटी हो सकती है, और 1 और इन्फिनिटी के बीच में जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं MPC की 0.5, 0.6, 0.75 कुछ भी हो, तो मल्टीप्लायर जो है वो 1 और इन्फिनिटी के बीच में इसका आंसर आएगा। और कैसा रिलेशन है MPC के साथ, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, जैसे जैसे MPC बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि MPS के साथ कैसा रिलेशन होगा, तो 100% क्या होगा, MPC बढ़ेगा तो सेविंग कम होगा, मतलब मल्टीप्लायर बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि सेविंग कम हो रही है। तो MPS के साथ कैसा रिलेशन आएगा, नेगेटिव आएगा। तो प्लीज़ 1 या 2 क्वेश्चन जो हैं एज्यूम करके अपनी नोटबुक में एक बार सोल्व करके देखना, तो आपके जो डाउट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, थोड़े सा, ठीक है जी, क्लियर हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। तो अब जो है वो बात करेंगे हम किसकी भाई, प्रूफ की बात करेंगे, प्रूफ। अभी तक जो मैंने बोला वो बोला कि देयर इज़ ए रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड MPC। तो क्या प्रूफ है, कैसे प्रूव करें कि MPC और MPS में, MPC और मल्टीप्लायर में कोई रिलेशन है। तो यहाँ पे आप देखें ये प्रूफ दिया हुआ है, आप इसको समझे, आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है। कि जो है उसका फार्मूला आपको पता है, चेंज इन वाई बाई चेंज इन आई। कि आपको पता लग गया, चेंज इन वाई बाई चेंज इन आई, सिंपल सी बात है। अब आपको पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम जो होता है वो क्या होता है कि एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होगी, एग्रीगेट सप्लाई के, मतलब C प्लस आई किसके बराबर होगा, C प्लस S के। तो ये कट गया तो क्या आएगा, I किसके इक्वल होगा, S के, मतलब सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब जब अगर इकोनॉमी के अंदर क्या है, इक्विलिब्रियम है। तो अगर मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज आया है, तो इकोनॉमी अगर इक्विलिब्रियम में है तो सीधी सी बात है सेविंग में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। तो हमेशा क्या होगा, चेंज इन आई किसके इक्वल होगा, चेंज इन एस के इक्वल होगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो हमें पता है चेंज इन आई किसके इक्वल है, चेंज इन एस के। ठीक है जी, तो हम क्या कर सकते हैं, इस आई की जगह, चेंज इन आई की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, चेंज इन एस यूज़ कर सकते हैं, सेविंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चेंज इन सेविंग यूज़ करेंगे तो क्या होगा, तो आपका जो इक्वेशन है वो बन जाएगा के इज इक्वल टू चेंज इन वाई बाय चेंज इन एस। अब हमें पता है कि जो इनकम में जो चेंज आया है, ठीक है जी, एक बार दोबारा देखते हैं, जो इनकम में जो चेंज आया है वो या तो कंजप्शन में जाएगा या किस में जाएगा, सेविंग में जाएगा। तो चेंज इन एस किसके इक्वल आएगा, वो आएगा चेंज इन वाई बाय चेंज इन वाई माइनस चेंज इन सी। तो हमने देखा चेंज इन वाई को, चेंज इन आई को लिखा जा सकता है चेंज इन एस, इन्वेस्टमेंट में जो चेंज आया उसको चेंज इन एस लिखा जा सकता है, और चेंज इन एस को लिखा जा सकता है चेंज इन वाई माइनस चेंज इन सी। तो जो मल्टीप्लायर है वो क्या बन गया भाई, वो बन गया के इज इक्वल टू चेंज इन वाई जो ऊपर है, और चेंज इन आई जो है पहले एस में कन्वर्ट हुआ और फिर इसमें कन्वर्ट हुआ, तो मतलब बन गया चेंज इन वाई माइनस चेंज इन सी। ठीक है जी, ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमने क्या कर लिया है, यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो अगर अब मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को क्या करता हूँ, चेंज इन वाई से डिवाइड करता हूँ। तो मैंने यहाँ भी चेंज इन वाई से डिवाइड किया, नीचे भी अगर मैं चेंज इन वाई से डिवाइड करता हूँ तो चेंज इन वाई यहाँ भी आएगा और इसके नीचे भी आएगा। तो ये एक नया फार्मूला, मतलब आगे इक्वेशन डेवलप हो गई। चेंज इन वाई से चेंज इन वाई काटा 1 और यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या आएगा, चेंज इन सी बाय चेंज इन वाई। और हमें पता है चेंज इन सी बाय चेंज इन वाई जो है वो किसके इक्वल है, MPC के इक्वल है। तो के का जो वैल्यू है वो क्या आ गया, 1/1 माइनस MPC। और अब आप आगे हमें पता है 1 माइनस MPC किसके इक्वल है, MPS के इक्वल है। तो के इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/MPS। तो यहाँ पे जो है ये प्रूफ जो था कि भाई क्या कोई रिलेशन है, तो वो हमने थोड़ा सा देख लिया कैसे डेराइव किया जा सकता है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इसको कैसे डेराइव किया गया है। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। अब ये चैप्टर जो है, ये टॉपिक जो है बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। ठीक है जी, तो अभी हम जो देखेंगे वो देखेंगे मैकेनिज़्म। ठीक है जी, एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं उससे पहले, दैट इज़ हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन। तो ये बोलता है इन एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट
मेक सम एडिशनल इन्वेस्टमेंट। जब भी एडिशनल वर्ड आप देखेंगे तो इसका मतलब हम बात करें चेंज इन आई की, इन्वेस्टमेंट में होने वाले चेंज की बात करें। फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन MPC इज 0.5। आप उसकी वैल्यू पता करें जब MPC कितना है, 0.5 है, ठीक है जी। और इंक्रीज इन इनकम क्या है, दैट इज़ 1000, ठीक है जी। इनकम कितना बढ़ गया है, 1000। तो क्वेश्चन एक बार ध्यान से सुने कि भाई गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ इन्वेस्टमेंट में चेंज किया है, ठीक है जी। MPC की वैल्यू क्या है, 0.5 है। इनकम में जो चेंज आया है, चेंज इन वाई जो आया है वो कितना आया है, 1000 आया है। कैलकुलेट करना है हमें चेंज इन आई कितना था। तो हमें पता है कि आई जो है वो कहाँ से आएगा, हमारे पास एक फार्मूला है K इज इक्वल टू चेंज इन वाई बाय चेंज इन आई। मतलब हमें अगर मल्टीप्लायर पता है, इनकम में चेंज जो हुआ वो पता है, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट में होने वाले चेंज को क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमें क्या क्या पता है, हमें सिर्फ इनकम का चेंज पता है, 1000 गिवन है, चलो जी 1000 हो गया, ठीक है जी। मल्टीप्लायर की वैल्यू नहीं पता, तो हमें मल्टीप्लायर को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, MPC गिवन है। तो MPC अगर हमें पता है तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लायर डेराइव कर सकते हैं 1/1 माइनस MPC से। तो MPC 0.5, हम फार्मूला यूज़ करेंगे मल्टीप्लायर का, ये MPC की वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब हमारा जो बेसिक फार्मूला था K इज इक्वल टू चेंज इन वाई बाई चेंज इन आई, ठीक है जी। चेंज इन वाई हमें पता है 1000, चेंज इन आई हमें कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लायर हमें अब अभी सोल्व किया, 2 वैल्यू पुट की, और चेंज इन आई अगर इधर भाग में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और 2 इधर क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। 2 इधर जैसे ही आएगा हम 2 से इसको काटेंगे या डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 500, दैट इज आवर चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। तो ऐसा जो है एक एग्जांपल और है, तो आप ये जो है एज ए होमवर्क आप लेके चलें, ठीक है जी। आपको ये घर से जो है अपने बुक से जो है आप इसको सोल्व करके देखें, बड़ा सिंपल सा है। आपकी बार फिर MPC दी है, मतलब हम मल्टीप्लायर पता कर सकते हैं, एडिशनल इन्वेस्टमेंट आपको कैलकुलेट करना है तो वही चेंज इन आई हमें चाहिए, और इनकम में चेंज दिया गया है, चेंज इन वाई दिया गया, मतलब सेम क्वेश्चन है, सेम ही पैटर्न से किया जाएगा, कोई एडिशनल हमें एक्स्ट्रा नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं। प्लीज़ डू दैट योरसेल्फ, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूमेरिकल्स हो गया। तो अब तक जो हमने सीखा है वो क्या सीखा है कि हमने देखा कि जो इक्विलिब्रियम है, ठीक है जी, जो इक्विलिब्रियम है उसमें शिफ्ट कैसे आएगा। तो शिफ्ट आएगा कैसे, ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि और फैक्टर चेंज नहीं हो सकते, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड में चेंज करना है, वो है C+I, C को चेंज किया नहीं जा सकता, इन्वेस्टमेंट में ही चेंज करके करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आया इन्वेस्टमेंट में चेंज करेंगे तो इनकम में कितना चेंज आएगा, तो हमने उसके लिए डेराइव किया मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर क्या आया भाई, चेंज इन वाई बाय चेंज इन आई, कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से मल्टीप्लायर में कितना चेंज होगा। फिर हमने मल्टीप्लायर की रिलेशन देखा किसके साथ, MPC के साथ और MPS के साथ। और फिर हमने ये देखा कि मल्टीप्लायर की पॉसिबल वैल्यू क्या आ सकती है, तो लोवेस्ट वैल्यू 1 आ सकती है और हाईएस्ट वैल्यू क्या आ सकती है, इन्फिनिटी, या इसके बीच में। MPC के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है और MPS के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है। और फिर हमने जो है कुछ न्यूमेरिकल जो हैं आपके जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के अंदर दे रखे हैं उनको सोल्व करके देखा। अब जो है आगे चलते हैं, क्या है कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। तो ये भी सिंपल है, ऐसे क्वेश्चंस आपको करके देखने हैं, 3 या 4 क्वेश्चन है। फाइंड MPC व्हेन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज़ 1, MPC पता करना है। तो बड़ा आसान सा है भाई, K आपको पता है 1/1 माइनस MPC करना है, सॉरी भाई, K इज इक्वल टू क्या करना है, 1/1 माइनस MPC करना है। और MPC आपको पता करना था, मल्टीप्लायर 1 दे रखा है, तो क्या जाएगा 1/1 माइनस MPC, ये इधर जाके गुणा में हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 माइनस MPC इज इक्वल टू 1/1, मतलब 1। MPC इधर जाके प्लस में हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू MPC, क्या आ जाएगा 0। तो MPC 0 होगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लायर का आंसर 1 आएगा, ठीक है जी। चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर व्हेन MPC एंड MPS इक्वल। अगर दोनों इक्वल हो तो हमें पता है दोनों का जोड़ क्या आता है 1, और इक्वल है तो दोनों क्या आएंगे 0.5,
0.5, और 0.5 के लिए तो बार बार सोल्व ही कर रहे थे, जैसा आप कर ले वैसा हो जाएगा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो लास्ट टॉपिक है हमारा, वो है मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। ठीक है जी, मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। मल्टीप्लायर काम कैसे करता है, तो मल्टीप्लायर काम कैसे करेगा उसको एक बार समझ लें, फिर उसको हम बड़ा आसानी से देख लेंगे। ठीक है, कैसे किया जाता है उसके लिए टेबल है हमारे पास अवेलेबल, टेबल को चेक किया जा सकता है। तो देखें एक बार मल्टीप्लायर काम कैसे करता है। तो जब भी देखें आप, लोग या इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट को चेंज किया जाएगा, सोसाइटी इन्वेस्टमेंट करेगी या गवर्नमेंट जो है इन्वेस्टमेंट करेगी, तो ये एक एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंडिचर है मतलब पैसा खर्च किया गया है, तो किसी न किसी को तो मिला है, जिसको मिला है उसकी इनकम है, उसकी इनकम है। मतलब जब भी लोग पैसा खर्च करेंगे तो वो किसी ने दूसरे को मिलेगा एज ए इनकम। तो इन्वेस्टमेंट जो एक्सपेंडिचर है वो क्या करेगा, दैट लीड्स टू चेंज इन इनकम, वो इनकम को चेंज करेगा। अब हमें पता है किसी भी सोसाइटी के अंदर इनकम अगर चेंज हुई है तो लोग क्या करेंगे, अपने कंजम्पशन को चेंज करेंगे। कितना करेंगे वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, MPC के ऊपर। ठीक है जी, मतलब MPC अगर पॉजिटिव है तो चेंज इन वाई, क्योंकि जो लोगों की इनकम बढ़ी है तो वो किस में डाल देंगे, इसको कंजम्पशन में डाल देंगे। वो क्या करेंगे, इसका कंजम्पशन करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो अगर अब कंजम्पशन हुआ है तो कंजम्पशन फिर एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंडिचर है तो सीधी सी बात है किसी न किसी को तो इनकम मिली है। तो ये जो चेंज इन सी है दैट विल लीड्स टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इनकम। ये जो कंजप्शन है ये इनकम को बढ़ाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं कि मैंने क्या किया, नरेगा के अंदर काम किया, गवर्नमेंट ने मुझे जो है पैसे दिए 100 रुपये। तो गवर्नमेंट ने जब मुझे पैसे दिए तो गवर्नमेंट की तरफ से तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया, कुछ काम करवाना चाहते थे। मेरे लिए जो है गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट मेरे लिए क्या बन गया, चेंज इन इनकम बन गया। तो अब ये जो इनकम बना है चेंज, तो मैंने क्या किया, इस 100 रुपये से क्या किया, अपने बच्चे की फ़ीस जमा करवा दी। 100 तो नहीं करवा, क्योंकि 100 अगर मैंने कमाया है तो परिवार के दूसरे जो एक्सपेंडिचर उनको रखने के लिए मान लेते हैं। मैंने क्या किया, इसमें से 50 रुपये क्या किया है, बच्चों की फ़ी और जो मेरे जो दूसरे एक्सपेंसेस उसमें डाल दिए थे। ये क्या, चेंज इन सी। अब मैंने जो 50 रुपये दिए वो किसी को फ़ी के रूप में दिए हैं, तो अब उसकी इनकम बढ़ गई 50 रुपये। तो वो क्या करेगा, वो अब पैसा खर्च करेगा। मान लेते हैं वो किसी शॉप पे गया, उसने वहाँ से कुछ चीज़ें परचेज़ की है, तो उसने क्या किया, एक्सपेंडिचर किया, मान लेते हैं 25 का किया, और 25 का एक्सपेंडिचर किया तो जिसको उसने पैसा दिया उसकी इनकम चेंज हो गई। तो ये एक साइकिल चलता रहता है कि इन्वेस्टमेंट इनकम में चेंज करेगा, इनकम कंजम्पशन में चेंज करेगा, कंजम्पशन फिर इनकम में चेंज करेगा, और फिर ये इनकम जो है कंजम्पशन में चेंज करेगी। तब तक ये चेंज होता रहेगा जब तक चेंज इन सी जीरो नहीं हो जाता। समझे इसको, जब तक चेंज इन सी जीरो नहीं होगा तब तक जो इनकम का चेंज की जो साइकिल है वो चलती रहेगी, इनकम बढ़ती रहेगी अगर इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव आया है, इनकम घटती रहेगी अगर इन्वेस्टमेंट कैसे आया है, नेगेटिव आया है। ठीक है जी, तो इन्वेस्टमेंट में जो चेंज हो कैसा हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी इनकम पे क्या आएगा, उसका असर आएगा। तो चलो टेबल से देखते हैं। मान लेते हैं एक टेबल है जिसमें इन्वेस्टमेंट दिखाया गया है, इंक्रीज़ मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है किसको दिखाता है, चेंज इन आई को दिखाता है। 100 रुपीज़ का जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया है, तो ये 100 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किया है तो किसी की जेब में गया है, ये एज ए इनकम बढ़ी। मान लेते हैं सोसाइटी की जो MPC है वो कितनी है, 0.5 है। मतलब जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो लोग उसका 50% ही, जस्ट 50%, ठीक है जी, इनकम बढ़ेगी तो उसका सिर्फ 50% ही क्या करते हैं, वो कंजम्पशन में खर्च करते हैं। वो क्या बता रहा है, MPC बता रहा है 0.5। तो मतलब अगर इनकम 100 बढ़ी इन्वेस्टमेंट की वजह से तो कंजम्पशन कितना बढ़ेगा, सिर्फ 50 का बढ़ेगा, क्योंकि लोग 50% पैसा खर्च करेंगे और 50% क्या हो जाएगा, लीकेज में चला जाएगा, सेविंग में चला जाएगा, लोग सेव करेंगे। ये किसी व्यक्ति की इनकम नहीं बढ़ेगा, ये उसी व्यक्ति के पास रह गया एज ए सेविंग, एज ए लीकेज। तो अगर उस व्यक्ति ने 50 रुपये कंजम्पशन पे खर्च किए हैं तो जिस व्यक्ति को ये पे किया है उसकी इनकम बढ़ेगी 50 रुपीज़।
अब उसकी 50 रुपीज़ इनकम बढ़ गई और हमने एज्यूम किया है पूरी सोसाइटी के अंदर MPC क्या है 0.5 है, तो वो क्या करेगा, इसका 50% कंज्यूम कर लेगा और 50% क्या कर लेगा, सेव कर लेगा। 25 रुपीज़ खर्च कर दिए, 25 रुपीज़ को सेव कर लिया। जैसे ही ऐसा करेगा तो ये जो सेविंग है फिर लीकेज को शो करेगा और ये जो 25 है ये एक्सपेंडिचर को शो करेगा। तो ये एक्सपेंडिचर जो है फिर सोसाइटी में जो क्या करेगा, इनकम को बढ़ाएगा और अब की बार जो इनकम बढ़ेगी वो क्या बढ़ेगी, 25। तो जिस व्यक्ति की 25 बढ़ी वो फिर क्या करेगा, गिवन MPC पे 50% पैसा खर्च करेगा, 50% पैसा सेव करेगा। तो हर बार जो C में चेंज है वो आधा होता जाएगा, 50% होता जाएगा। ठीक है जी, हर बार जो है इनकम बढ़ के कंजम्पशन 50% हो जाएगा, इनकम बढ़ के कंजम्पशन 50%। कब तक चलता रहेगा, जब तक ये चेंज इन जो C आया है, जब तक ये चेंज इन C, जैसे यहाँ 50 का 25, 12, 6, 3.125, 1.56, ये जो चेंज है ये जब तक जीरो नहीं हो जाता, जब तक जीरो नहीं हो जाता। तो जीरो कहाँ होगा वो देखते हैं एक बार। ठीक है, तब तक इनकम चेंज होती जाएगी, तब तक इनकम बढ़ती जाएगी, तब तक इनकम बढ़ती जाएगी। ठीक है जी, तो कहाँ पे जैसे करेंगे तो ये चलेगा, यहाँ 10 राउंड तक है तो ये चलेगा N राउंड तक, N तक। ठीक है जी, ये N तक चलेगी कॉन्सेप्ट। जाके N राउंड जो इनफाइनाइट टाइम पीरियड के बाद आएगा तो वहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इनकम में फिर क्या आएगा, जीरो चीज आएगा। तो अब ये देखेंगे कि ये इनकम बढ़ रही है भाई, पहले 100, 50, 25, 12.5 बढ़ रही। तो अगर हम इसको ऐड करें N राउंड के बाद तो टोटल क्या आएगा, तो टोटल जो हमें पता है इनकम में जो चेंज आता है उसको हम इन्वेस्टमेंट से भाग करें तो आंसर आता है K। हमारे पास MPC है तो MPC से हम क्या कर सकते हैं, K को डेराइव कर सकते हैं 1/1 - MPC फार्मूला लगा के। और अगर हम इस कंडीशन में डेराइव करें तो K की वैल्यू क्या आएगी, 2। और K की वैल्यू 2 है तो हमें पता है कि अगर सोसाइटी की इनकम हमें पता करनी है टोटल कितना चेंज आएगा, इन्वेस्टमेंट हमें पता है 100 किया गया है और मल्टीप्लायर 2 है, तो चेंज इन Y क्या आएगा, वो आएगा 2 × 100 मतलब 200। सोसाइटी की जो इनकम है, टोटल इनकम कितनी बढ़ जाएगी, वो बढ़ जाएगी 200। मतलब इनकम में जो चेंज आया वो कैसे निकलेगा कि अगर आपको इनकम में चेंज डेराइव करना है तो बस जस्ट आपको क्या चाहिए, एक तो मल्टीप्लायर चाहिए और आप बस उसको चेंज इन इन्वेस्टमेंट से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, आप इनकम का चेंज पता कर सकते हैं। अब हमें इनकम का चेंज पता लग गया, दैट इज़ 200। तो कंजम्पशन कैसे निकालें, सेविंग कैसे निकालें, चेंज इन कंजम्पशन कैसे आएगा, चेंज इन सेविंग कैसे आएगा, ये जो कंजम्पशन बढ़ रहा है ये टोटल कैसे डेराइव होगा, ये टोटल कैसे डेराइव होगा। तो जो चेंज इन C है वो हमें पता है वो कैसे आता है, B जो है वो क्या होती है, चेंज इन C बाय चेंज इन Y। B क्या है, MPC, MPC क्या है 0.5। चेंज इन C हमें डेराइव करना है, चेंज इन Y हम डेराइव कर चुके हैं 200। तो 200 को यहाँ मल्टीप्लिकेशन में ले जाते हैं, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 200, तो करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई। ठीक है जी, पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा और 1 0 कट जाएगा, 20 × 100। ठीक है जी, सेविंग में निकालेंगे तो हमें पता है जो सेविंग कैसे डेराइव होता है, तो उसके लिए हमने क्या किया है, MPS जो है उसका फार्मूला क्या होता है, चेंज इन S बाय चेंज इन Y। अब MPC 0.5 है तो हमें पता है MPC प्लस MPS 1 आता है, तो MPS क्या आएगा 0.5, क्योंकि अगर MPC 0.5 है तो 1 में से माइनस कर दो। चेंज इन S हमें डेराइव करना है और चेंज इन Y जो है अभी हमने सोल्व किया था वो क्या था 200, और हम जैसे ही 0.5 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, चेंज इन S। ठीक है जी, तो हम सेविंग पता कर सकते हैं, मतलब जो इनकम बढ़ेगी वो या तो कंज्यूम हो जाएगी, कंजम्पशन पता कर लो, फिर उसमें से माइनस इनकम में से कंजम्पशन माइनस करके सेविंग पता कर लो।
ठीक है जी। दैट इज़ मैकेनिज्म। ये कब मैकेनिज्म आता है? जब इन्वेस्टमेंट क्या किया गया है, इंक्रीज़ किया गया है। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड मैकेनिज्म ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, कि इनकम बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़ा है तो इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी मल्टीपल टाइम। ठीक है जी। अगर मैं इस इन्वेस्टमेंट को माइनस करता, अगर सोसाइटी में जो इन्वेस्टमेंट है वो कम कर दिया जाता, तो ये जो सभी चेंज हैं ये कैसे चलते, माइनस में चलते। तो अल्टीमेटली जो इनकम जो है वो 200 कम हो जाती, बढ़ती नहीं। उसी को बोलते हैं बैकवर्ड मैकेनिज्म ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है जी। और 200 इनकम कम होगी तो लोग 200 की सेविंग कम हो जाएगी और 100 का इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। ठीक है जी। प्रोसेस उल्टा चल पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, चलो जी। तो फॉरवर्ड मैकेनिज्म क्या है? जब इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होने से इनकम बढ़ जाए। बैकवर्ड मैकेनिज्म क्या है? जब इन्वेस्टमेंट में डिक्रीमेंट आए, डिक्रीज आए और उससे इनकम क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। ठीक है जी। चलो आगे देखते हैं क्या है इसके अंदर। और यही जो है फार्मूले वगैरह मेंशन करके बताया हुआ फॉरवर्ड मैकेनिज्म अभी हमने बताया कैसे डेराइव होगा। ठीक है जी। यह इनकम में चेंज होगा, वो डिपेंड करता है मल्टीप्लायर इनटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मैंने अगर 100 बढ़ाया है, इंक्रीज़ किया है, मल्टीप्लायर 2 है तो 200। ये कौन सा आ गया भाई? पॉजिटिव। ठीक है जी, पॉजिटिव मल्टीप्लायर आ गया ये। ठीक है ना। और अगर हम कम कर दें इन्वेस्टमेंट को माइनस करें तो क्या कॉन्सेप्ट आएगा? ठीक है जी। तो क्या कॉन्सेप्ट आएगा? हमने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट को कम किया है तो इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है जी। इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दैट इज़ बैकवर्ड मैकेनिज्म ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है जी। आगे देखते हैं। तो ये आपका जो है एक सिंपल, आप जो अब तक जो डिस्कशन हुआ है उसको अगर हम समरी में लेके आना चाहें तो क्या समरी है, वो यही है, ब्रीफली एक्सप्लेन द मल्टीप्लायर प्रोसेस। तो मल्टीप्लायर प्रोसेस का क्या कॉन्सेप्ट है भाई? आपको सिंपली ये बताना है कि इन्वेस्टमेंट में जो चेंज आएगा वो इनकम में चेंज लेके आएगा, इनकम में जो चेंज कंजम्पशन में चेंज लेके आएगा, और कंजम्पशन फिर क्या करेगा, इनकम चेंज करेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव चलेगा, और ये नेगेटिव है तो ये कॉन्सेप्ट नेगेटिव चलेगी। और इस तरीके से सोसाइटी में जो है इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता रहेगा, शिफ्ट होता रहेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे फिर ऐसे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज कन्वर्टेड इनटू एडिशनल कंजम्पशन। मतलब MPC क्या आ गई, अब की बार 1 आ गई। ये भी हमने सोल्व किया था। MPC 1 है तो मल्टीप्लायर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय ₹400। इन्वेस्टमेंट क्या बढ़ गया है, 400 बढ़ चुका है। अब आपको ध्यान ये रखना है, एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.8। MPC 0.8 है। तो मल्टीप्लाई निकाल लो इसका भाई, क्या आएगा 1/1 माइनस MPC 1 माइनस 0.8 क्या आएगा 1/0.2। पॉइंट हटाओगे तो 10 क्या आ जाएगा 5। मल्टीप्लायर क्या आ गया 5। तो अगर इन्वेस्टमेंट 400 रुपये का बढ़ा दिया, इन्वेस्टमेंट 400 रुपये का बढ़ा दिया है इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। दोबारा देख लेते हैं। अगर चेंज इन आई अगर 400 रुपये का है तो चेंज इन वाई पता करो। तो हमें पता है चेंज इन वाई क्या है, के इंटू चेंज इन आई। तो के क्या था हमारा 5 मल्टीप्लाई बाय इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज किया 400 का, गुना कर दें, दैट इज़ 2000। ये आपका क्या आ गया है, इनकम में चेंज। तो यहाँ पे ये हमारा जो चैप्टर जो है बिल्कुल कम्प्लीटली ख़त्म होता है। अब सिर्फ जो है कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, यू कैन डील देम, आप आसानी से उनको कर सकते हैं। ठीक है, सेपरेट क्वेश्चंस हैं। तो मेरा जो आपसे रिक्वेस्ट है वो ये है कि जो आपका जो बुक है, जो टेक्स्ट बुक है, उसमें जो एक कॉन्सेप्ट है CBSE पास्ट 5 ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, वो आपको ज़रूर करने हैं। वहाँ से आपको पता लग जाएगा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह के न्यूमेरिकल्स जो हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कैसे जो हमसे पूछते हैं। ये कॉन्सेप्ट है जी CBSE पास्ट
5 ईयर क्वेश्चंस, ठीक है जी। ये सीबीएसई में अलग अलग टाइम पीरियड पे आए हुए हैं, कोई 2015 में 20, मतलब इस तरीके से कॉन्सेप्ट जो है ये आया हुआ है। तो देयर आर डिफरेंट न्यूमेरिकल्स, आपको ये न्यूमेरिकल करने हैं। कम से कम जो है ये क्वेश्चंस जो हैं 40 के आसपास, 50 के आसपास हैं, ठीक है जी। 54, 5 ये तो काफ़ी चले गए भाई, कोई बात नहीं है, ये रहा, ठीक है जी। 55 टोटल 55 क्वेश्चंस हैं। और आप जो है सेपरेट एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, 5 to 10 क्वेश्चन जो है डेली बेसिस पे करें इसको आप। और जब आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो न सिर्फ ये चैप्टर बल्कि इससे पहले वाला चैप्टर वो भी आपको रिवाइज होगा, और ऐसे ही क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। आपको इन्हीं को क्या करना है, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। जब एक बार ये हो जाए तो फिर हम होट्स या जो दूसरे जो अदर क्वेश्चन हैं उनके ऊपर भी क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स, आज का बस इतना ही भाई, ओके।